हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो ये कॉमन सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। हर ब्रांच में ये चलता है। सेकंड सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं सारी ब्रांच में ये चलता है, सभी इसको पढ़ते हैं। तो मैं अगर बता दूं, ये अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं मैकेनिकल और प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ये जनरल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें ये BMW के नाम से जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर ये BEE के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हम CSIT और टेक्सटाइल की तो वहाँ पर ये BEE के नाम से या EE के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं वो इसको वॉच कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। सेकंड सेमेस्टर के सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हमारा MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो 7 लेक्चर नहीं देखे तो उसको वॉच कर लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे इस वीडियो सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हम चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसको कवर कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 हमारा है AC सर्किट। तो हम AC सर्किट को देखेंगे। आज हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो इसकी डिटेल्ड हम सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर कोई बच्चा इस PDF को प्राप्त करता है तो वो हमारे इस लिंक को क्लिक करेगा। उसके जब वो लिंक को क्लिक करेगा तो हमारा जो वीडियो सॉल्यूशन है वो खुलकर आ जाएगा आपके सामने। तो आप इस PDF के माध्यम से भी हम हमारे वीडियो पर आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं AC सर्किट। तो हम देखेंगे AC सर्किट में क्या है। मैं आज टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है सिंगल फेज में होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं सिंगल फेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो P बराबर होता है VI cos फाई। क्या होता है फ्रेंड्स? P = VI cos फाई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो हमारा V है वो क्या है? सप्लाई वोल्टेज हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? सप्लाई वोल्टेज है, लिखते हुए चलिएगा। I क्या है? यहाँ पर हमारा सप्लाई करंट हो गया फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ cos फाई की तो cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर। तो पहले इसकी एनालिसिस करते हैं। इसकी एनालिसिस आपने कर लिया, इसको लिखिएगा। सबके मीनिंग मैंने बता दिए। P का मतलब है पावर कितनी है, V है सप्लाई वोल्टेज, I है सप्लाई करंट। अगर cos फाई की बात करें, ये cos फाई होगा फ्रेंड्स, cos फाई इसको बनाइएगा। cos फाई की बात करें तो ये है हमारा पावर फैक्टर। ये तो था फॉर्मूला किसके लिए? सिंगल फेज के लिए। अगर यहीं पर क्वेश्चन दूसरा घुमाकर आ जाए, घुमाकर कैसे आएगा फ्रेंड्स? ये पूछ सकता है कि 3 फेज के लिए, 3 फेज के लिए होता है। तो 3 फेज के लिए क्या होता है? 3 फेज के लिए होता है पावर होती है 3P = 3VI cos फाई। तो यहाँ भी वही काम है। यहाँ पर ये वाला क्या है आपका? ये आपका सप्लाई वोल्टेज, ये है सप्लाई करंट, ये हो गया आपका पावर फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है शुद्ध कैपेसिटिव विद्युत धारा की विद्युत भागवल से होता है। मतलब धारा की बात कही गई है। ये बोल रहा है अगर प्योर कैपेसिटिव अगर आपका नेटवर्क है तो उसमें जो धारा, जो वोल्टेज है उस धारा वोल्टेज से होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो मैं आपको पहले बता दूं प्योरली कैपेसिटिव जो परिपथ होता है उसको बनाया कैसे जाता है। तो प्योरली कैपेसिटिव का मतलब ये है कि कोई ऐसा लोड जहाँ पर इंडक्टिव और रजिस्टिव लोड अवेलेबल ना हो, सिर्फ कैपेसिटिव हो, कैपेसिटर लगा हुआ हो। तो इस प्रकार के लोड को हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्योरली कैपेसिटिव लोड। अब अगर मैं बता दूं, तीनों की बात मैं यहाँ पर करूँगा। पहले मैं प्योरली रजिस्टिव की बात कर रहा हूँ, फिर प्योरली इंडक्टिव की बात करूँगा, फिर प्योरली कैपेसिटिव की बात करूँगा। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इसको लिखते हुए चलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ प्योरली रजिस्टिव की, तो प्योरली रजिस्टिव में जो वोल्टेज है ये वोल्टेज का रेफरेंस है। वोल्टेज के रेफरेंस में ही करंट होती है फ्रेंड्स। क्या होगा? करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होंगी। ठीक है, सेम फेज में है। जिधर करंट जा रही है उधर ही वोल्टेज जाने वाले। ये किसके लिए है आपका? ये है आपका प्योरली रजिस्टिव के लिए। तो वोल्टेज के फेज में ही करंट होगी आपकी। अब बात करते हैं हम प्योरली इंडक्टिव की। तो प्योरली इंडक्टिव के केस में क्या होगा?
प्योरली इंडक्टिव के केस में अगर हमारा वोल्टेज का रेफरेंस लिया है तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी करंट। क्या करेगी? लैग करेगी, मतलब पश्चगामी होगी 90 डिग्री। ये क्या होगा यहाँ पर करंट है, और किसके केस में होगा? आपके प्योरली इंडक्टिव के। ये प्योरली इंडक्टिव अगर सर्किट होगा फ्रेंड्स, इसको दूसरी कंडीशन को भी लिखते हुए चलिएगा, तो ये रहेगा आपका 90 डिग्री पश्चगामी। अब बात करते हैं हम थर्ड वाली कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन ये है कि आपका जो लोड है वो प्योरली कैपेसिटिव है, जो पूछा गया है, ठीक है। तो प्योरली अगर कैपेसिटिव लोड होगा उसमें क्या होगा? प्योरली कैपेसिटिव लोड के जो नेचर होता है वो ऐसा होता है, अगर हम इसका फेजर बनाएं, ये वोल्टेज का रेफरेंस ले लिया हमने। अब अगर करंट की बात करें तो करंट उसको 90 डिग्री से लीड करेगी। कितने से? 90 डिग्री से लीड करेगी वोल्टेज को करंट। तो ये तीनों कंडीशन बनाते हुए चलेगा। अगर बात करें पहले वाले की, रजिस्टिव में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगी। इंडक्टिव की बात करें तो वोल्टेज से लैग करेगी 90 डिग्री करंट। अगर हम कैपेसिटिव की बात करें तो वोल्टेज से लीड करेगी 90 डिग्री करंट। तो देख लीजिएगा ऑप्शन आपका ये वाला है, मीन्स क्वेश्चन आपका ये वाला पूछ रहा है कि अगर प्योरली कैपेसिटिव होगा तो उसमें जो आपकी वोल्टेज है उससे करंट क्या होगी? तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है यहाँ पर, मीन्स अग्रगामी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा 90 डिग्री अग्रगामी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इंडक्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इंडक्टेंस मापने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? तो मैक्सवेल यंत्र का यूज़ किया जाता है। इंडक्टेंस को किससे मापते हैं? किस यंत्र से मापा जाता है? तो मैक्सवेल यंत्र से मापा जाता है। और अगर बात करें इंडक्टेंस को किस में मापा जाता है, तो उसको हेनरी में मेज़र किया जाता है। किस में? हेनरी में, ठीक है। तो इंडक्टर को आप किस में? इंडक्टेंस को हेनरी में मेज़र करते हैं। अब यहीं पर पूछ ले कैपेसिटर को किस में मेज़र करेंगे? तो कैपेसिटर को हम फैरेड में मेज़र करेंगे। वहीं पर पूछ ले रेजिस्टेंस को किस में मेज़र करेंगे? तो आप जस्ट बता दोगे ओम में उसको मेज़र करने वाले हैं। तो तीनों की यूनिट्स भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड वाला क्या है? क्वेश्चन थर्ड वाले में कहा गया है इंडक्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है मैक्सवेल यंत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया आरएमएस वैल्यू का मान होता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू का मान होता है RMS = 0.707 E0। मतलब जो जिसका पूछा गया होगा, अगर E का पूछा तो E0 हो जाएगा, I का पूछा तो I0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका देख लीजिएगा यहाँ पर 0.707, ठीक है, I, ठीक है, E। अगर E के कॉन्टेस्ट में होगा तो E पूछा जाएगा, और अगर आपका I के कॉन्टेस्ट में होगा तो I पूछा जाएगा। ऐसे अगर I का पूछ ले IRMS = तो आप बता दोगे 0.707 I0। यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ E पूछा गया है, तो ERMS हो जाएगा आपका 0.007 E0। तो दोनों को लिखते हुए चलिएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन है आपका 0.07 E, ठीक है। तो ये आप जो मैंने बताया था वो लिखिएगा, इसको नहीं देख कर लिखिए फ्रेंड्स, आप लिखेंगे इसको। आपको लिखना है ERMS = 0.707 E0। इसको राइट डाउन करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे के सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। शुद्ध कैपेसिटिव का होता है। तो ये बोला जा रहा है कि पावर फैक्टर की बात कही गई है। शक्ति व्यय को बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर को कहा गया है, पूछ रहा है कि जो आपका प्योर कैपेसिटिव लोड है उसका जो शक्ति व्यय है मीन्स पावर फैक्टर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर अभी मैंने आपको बताया कि जो पावर फैक्टर है फ्रेंड्स वो होता है आपका होता है P = एक सेकेंड फ्रेंड्स, PF = cos phi। थोड़ा इसको ठीक करके लिखते हैं, cos phi, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पावर फैक्टर का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर 0 होता है। तो किसके लिए है? आपका प्योरली अगर कैपेसिटिव लोड होगा तब कब कितना होगा? 0 होगा। उसका रीज़न क्या है? 0 इसलिए होगा, अभी मैंने आपको बताया कि वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट। अब एंगल तो ही लिया जाता है, पावर फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? cos phi है। अब एंगल कितना है यहाँ पर? 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस
से निष्कर्ष निकल कर आया कि अगर आपका प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा तो वहाँ पर आपका जो पावर फैक्टर है वो शून्य होगा, शक्ति व्यय आपका 0 होगा। अब दूसरा इसका केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या था, मान लीजिए यहाँ पर प्योरली या शुद्ध इंडक्टिव लोड हो, तो प्योरली इंडक्टिव होगा, उस केस में क्या होगा, आपकी करंट लैग करेगी 90 डिग्री। जब लैग करेगी 90 डिग्री तब वो पूछ सकता है कि आपका पावर फैक्टर या शक्ति व्यय क्या होगा। तो cos फाई अगेन वही हो गया, cos फाई माइनस का 90 डिग्री। अब मुझको ये बताइए फ्रेंड्स, अगर हम ऐसे लिख दें इसको माइनस का 90 डिग्री, तो अगर कॉस का केस बनता है तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कॉस आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस केसेस में अगर कैपेसिटिव है प्योरली और प्योरली इंडक्टिव है तो दोनों के केस में आपका जो शक्ति व्यय होगा, पावर फैक्टर है, वो 0 होगा। ठीक है। अगर बात करें हम प्योरली रजिस्टिव लोड की, थर्ड केस बन रहा है प्योरली रजिस्टिव लोड की बात करें, मींस अगर रेजिस्टेंस वहाँ पर कनेक्टेड है या फिर प्योरली रजिस्टिव ही लोड है, वहाँ पर रेजिस्टेंस ही है, तो उस केसेस में अगर पूछे कि शक्ति व्यय क्या होगा, तो शक्ति व्यय क्या होगा, पावर cos फाई इक्वल टू cos फाई। एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ इसके फेज़र की, तो फेज़र में क्या था, वोल्टेज के फेज़ में आपकी करंट है, तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो 0 cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस केस में आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा और इस पावर फैक्टर को बोला जाता है गुड पावर फैक्टर। इसको भी नोट डाउन करिएगा। जो यूनिटी होता है या नियर अबाउट होता है 1 के 0.99 0.98, इसको हम बोलते हैं गुड पावर फैक्टर। तो ये हमारा हो गया गुड पावर फैक्टर। और ये किस केस में मिलता है, जब हमारा लोड प्योरली रजिस्टिव हो। तो तीनों का आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले केसेस में क्या बोल रहा है, शुद्ध कैपेसिटिव का होता है, शक्ति व्यय को पूछा है कि पावर फैक्टर होता है तो पावर फैक्टर उसका 0 होगा। अगर इंडक्टिव हो तब भी 0 होगा, रजिस्टिव हो तो यूनिटी हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यूनिटी मीन्स 1। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आवेश का सूत्र है। तो आवेश का सूत्र क्या होता है, का आंसर होगा Q बराबर CV। आवेश का सूत्र पूछा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका आवेश का सूत्र ये भी होता है फ्रेंड्स। दूसरा आवेश का अगर मात्रक सूत्र की बात करें तो Q बराबर IT भी होता है फ्रेंड्स। तो अगर जिस तरह से आपको आंसर पूछा गया हो फ्रेंड्स, उस हिसाब से आप वहाँ पर ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसको लिखते हुए चलेगा। अगर मैं Q की बात करूँ, Q क्या है आपका आवेश हो गया, I क्या है करंट है फ्रेंड्स, T क्या है टाइम हो गया, C क्या है कैपेसिटर हो गया या फिर कैपेसिटेंस हो गया, V वोल्टेज हो गया, Q अगेन आपका आवेश हो गया। ठीक है, तो ये सारा आप लिखते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है भारत में वर्तमान में AC का उत्पादन तक किया जाता है। तो अगर बात करें इंडिया में तो अधिकतम हमारे यहाँ पर 400 kV तक ही उत्पादन करते हैं फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा पर यहाँ पर हमारे इंडिया में उत्पादन नहीं होता है। प्रोडक्शन एनर्जी का जो जनरेशन है उसकी बात कही गई है कि 400 kV तक ही हम कर पाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ कि मिनिमम कितने पर करते हैं, तो 11 kV हमारा मोर प्रेफरेबल है, सबसे ज़्यादा हमारा 11 kV पर ही हम करते हैं। ठीक है, 11 kV पर करने के बहुत रीज़न है। रीज़न क्या है, अगर मैं बात करूं वोल्टेज की फ्रेंड्स, तो वोल्टेज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका नंबर ऑफ़ टर्न्स के। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या हुआ, नंबर ऑफ़ टर्न्स का मतलब है जो वाइंडिंग की गई, कॉपर वाइंडिंग कितनी की गई है किसी भी मशीन में। तो मान लीजिए वहाँ पर जो आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है, अगर आप 11 kV से ऊपर जा रहे हो, मीन्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, तो आपको नंबर ऑफ़ टर्न्स भी बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाना पड़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, वहाँ पर आपका जो साइज है, जो भी अल्टरनेटर कनेक्टेड है या फिर ट्रांसफार्मर बन रहा है कनेक्टेड है, तो उस ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की जो साइज है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साइज ज़्यादा होने की वजह से बल्कि हो जाएगा और उसके इंस्टॉलेशन में दिक्कत आएगी, रिपेयर में, मेंटेनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। तो इस कारण हम क्या करते हैं, जो इंडिया का स्टैंडर्ड जनरेशन है वो हम करते हैं 11 पर। ये स्टैंडर्ड है फ्रेंड, पर यहाँ पर पूछा गया है मैक्सिमम, अधिकतम। तो अधिकतम 400 करते हैं, 400 से ज़्यादा नहीं करते हैं उत्पादन। तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा और 11 kV जो स्टैंडर्ड है उसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या कहा गया है, विद्युत धारा की वेग होती है, विद्युत धारा का वेग होता है। तो अगर मैं बात करूँ विद्युत धारा के वेग की फ्रेंड्स, तो वेग क्या होगा, 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड।
तो ये विद्युत धारा का वेग नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ विद्युत धारा का वेग नहीं होता है, ये पूछा है प्रकाश का वेग है। ये गलत है क्वेश्चन, इसको करेक्ट करिएगा फ्रेंड्स। विद्युत धारा का ना कहकर प्रकाश का वेग बोला गया है, प्रकाश का वेग होता है, तो यही प्रकाश का वेग होता है। और इसी को हम विद्युत जो होती है वो हमारी एक प्रकार से प्रकाश की ही चाल से वो ट्रैवल करती है। तो चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, पर इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि विद्युत की वेग है। विद्युत का कोई वेग मापा नहीं जाता है फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर आप इसको मेज़र करिएगा प्रकाश के वेग से, ठीक है। प्रकाश का वेग है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर बोला गया है किसी एसी परिपथ में प्रतिबाधा कहलाती है। तो अगर मैं बात करूँ प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा को Z से बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा क्या होती है फ्रेंड्स, Z होती है। और Z का मान क्या होता है, Z का मान होता है R+XL, ठीक है। ये होता है प्रतिबाधा। अगर XC मौजूद है तो XC भी हो जाता है, मीन्स अगर RLC लोड कनेक्टेड है, RLC, तो जो प्रतिबाधा है वो हो जाती है XR+XL-XC का होल स्क्वायर। एक सेकेंड फ्रेंड्स, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। ये क्या होता है, ये है आपका किसका, किसी एसी परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो ये है प्रतिबाधा, ठीक है। और ये किसका विलोम है, ये एडमिटेंस का विलोम शब्द है। मतलब एडमिटेंस क्या होता है, Y, तो Z होता है फ्रेंड्स 1/Y। तो ये इसको एडमिटेंस बोलते हैं, इसको लिखते हुए चलेगा, इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस का मतलब क्या है, इम्पीडेंस का मतलब है प्रतिबाधा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। और किसका विलोम होता है, ये विलोम होता है आपके जो एडमिटेंस है Y उसका, ठीक है। तो Z = होता है 1/Y, ये है एडमिटेंस, ये है इम्पीडेंस। इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आवेश का मात्रक है। तो आपको पता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले 2 होते हैं, अभी आपको बता दिए, Q = IT और दूसरा होता है Q = CV, ठीक है। तो ये हो गया आपका आवेश का फॉर्मूला। अब यहीं पर पूछ ले फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में एक न्यूमेरिकल मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी साइड से। मान लीजिएगा समय दे रखा है 5 सेकेंड और आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 1 सेकेंड, जो आपका समय है फ्रेंड्स वो है 5 सेकेंड। करंट जो फ्लो हो रहा है परिपथ में वो हो रहा है 20 मिली एम्पियर, ठीक है, 20 मिली एम्पियर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश का मान बताइए। तो आपको Q का मान कैलकुलेट करके कमेंट्स में आंसर देना है फ्रेंड्स आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम आप बता चुके हैं अभी। नेक्स्ट पर आ जाइए। 11 पर बोला गया एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात कहलाता है। तो पावर फैक्टर कहलाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में पावर फैक्टर के बारे में आपको बता चुका था। रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। रियल का मतलब है फ्रेंड्स वास्तविक पावर, वास्तविक शक्ति। एपरेंट का मतलब है आभासी शक्ति के अनुपात को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर गुड कब कहा जाता है, अभी मैंने आपको बता दिया। अगर पावर फैक्टर का मान 1 है या यूनिटी के करीब है, 1 के करीब है, तो इसको गुड पावर फैक्टर माना जाता है। और अगर कैपेसिटिव लोड की बात करें या इंडक्टिव लोड की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0। तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 12 क्वेश्चन बोल रहा है पीक फैक्ट्री का मान होता है। तो पीक फैक्ट्री का मान बोल रहा है, फैक्ट्री नहीं होगा, ये करंट का पीक मान होगा फ्रेंड्स। इसको नोट डाउन ठीक करिएगा, बहुत गलत हो गया है। इसको करिएगा पीक मान, करंट का पीक मान। अगर करंट के पीक मान की बात करें तो पीक वैल्यू होती है करंट की आई पीक, या वोल्टेज पीक बोल दो या करंट पीक बोल दो। तो आई पीक = 1.414 × I0, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है फॉर्म फैक्टर का मान है। तो ये फॉर्म फैक्टर का है 1.11। फ्रेंड्स ये नोट डाउन, इनको लिखते हुए चलिएगा ये, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपका। पीक फैक्टर है एक प्रकार का, फैक्ट्री नहीं है ये, पीक फैक्टर है, इसको पीक फैक्टर लिखिएगा फ्रेंड्स। इसको पीक फैक्टर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, पीक फैक्टर, ठीक है, पीक फैक्टर। और ये है आपका फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर। तो दोनों को लिखते हुए चलेगा। पीक फैक्टर का मान होता है 1.414 और फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। RL परिपथ में प्रतिबाधा इम्पीडेंस का सूत्र। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर RL होगा या RLC होगा। तो RLC में क्या था फ्रेंड्स, Z = RLC में था R² + XL - XC। पर यहाँ XC तो है ही नहीं,
जब XC नहीं है फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे, XC को हटा देंगे। जब हम XC को हटाएंगे तो क्या बनेगा, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो ये है आपका ऑप्शन। तो देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। तो आपका यही दे रखा है फ्रेंड्स, ये है ना, अंडर रूट में कितना है आपका, अंडर रूट, ये रूट में है फ्रेंड्स, अंडर रूट R स्क्वायर, ये स्क्वायर है, और ये है XL स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है फ्रेंड्स, AC धारा होती है। तो AC धारा की बात करी गई, AC में होती है, AC धारा में होती है। तो AC धारा में क्या होता है, AC धारा में फ्रिक्वेंसी होती है F। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि अगर DC की बात करें तो DC धारा में आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं होती है या ज़ीरो होती है। तो आपका ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, रेजोनेंस स्थिति में धारा का मान होता है। तो मैं अगर बता दूं, रेजोनेंस की जो कंडीशन होती है उसमें जो करंट होती है उसकी वैल्यू अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा रेजोनेंस की कंडीशन में आपकी करंट होती है फ्रेंड्स। तो 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर है आपका अधिकतम या मैक्सिमम। तो जो आपकी रेजोनेंस की कंडीशन है उसमें आपकी करंट मैक्सिमम होती है। और मैं आपको बता दूं रेजोनेंस की कंडीशन क्या है। तो रेजोनेंस की कंडीशन वो कंडीशन होती है जिस लोड पर आपका जो रिएक्टिव इम्पीडेंस है और इंडक्टिव इम्पीडेंस है, या फिर जो आपका रिएक्टिव इंडक्टेंस है और कैपेसिटिव इंडक्टेंस है वो इक्वल हो जाए। जिस पर भी आपकी XL XC इक्वल हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव या रेजोनेंस स्थिति। और रेजोनेंस यहीं से फ्रिक्वेंसी भी पूछ लेगा। तो अगर मैं बात करूं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालने का सूत्र, तो आप ऐसे निकालोगे, XC इक्वल टू XL या XL इक्वल टू XC। XL की जगह आप क्या पुट करोगे फ्रेंड्स, XL बराबर होता है 2 पाई एफ एल। और अगर बात करें हम फ्रेंड्स XC की, तो XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल रखिएगा। जब आप इक्वल रखेंगे फ्रेंड्स तो कैसे आएगा, 2 पाई FL इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब यहाँ से आप F की वैल्यू फाइंड करिएगा। F की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, तो F की जब F यहाँ पर आकर F स्क्वायर बना देगा और बचेगा क्या, बचेगा आपका 1/4 पाई स्क्वायर L और X। एक सेकंड फ्रेंड्स, XL। अब यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा। जब रूट चढ़ेगा तो निकल कर क्या आएगा, 2 निकल कर आएगा बाहर, पाई निकल कर आएगा बाहर, और अंडर रूट में L ये हो जाएगा 1। और ये किसका मान हो गया, ये हो गया आपका F का मान। तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, रेजोनेंस की कंडीशन में आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। रिएक्टिव पावर ज्ञात करने के लिए मापा जाता है। तो रिएक्टिव मान आपका kVAR में मापा जाता है। मैंने कल आपको बताया था जस्ट, kVAR किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव, R फॉर रिएक्टिव। तो यहाँ इसको नोट डाउन करते चलिएगा और इसके फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया RLC परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र है। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया RLC की अगर बात करूँ तो RLC में होता है आपका प्रतिबाधा का जो मान होता है वो होता है Z इक्वल टू, ये गलत है फ्रेंड्स, Z इक्वल टू होता है आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ठीक है, का होल स्क्वायर। इसको मत लिखिएगा, ये गलत है फ्रेंड्स। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर कहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला है आपका RLC परिपथ है, तो उसमें इम्पीडेंस का सूत्र। नेक्स्ट पर आ जाइए, स्वयं इंडक्टेंस का प्रतीक M तथा मात्रक है तो हेनरी होता है। अभी मैंने आपको बताया जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हेनरी में। ठीक है, तो हेनरी आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है रिएक्टेंस का प्रतीक V तथा मात्रक होता है। तो रिएक्टेंस का अगर मात्रक की बात करें तो रिएक्टेंस का मात्रक होता है साइमेंस। ठीक है, सीमेंस होता है। ठीक है, सीमेंस लिख लीजिएगा, सीमेंस फ्रेंड्स। तो जो मात्रक है आपका रिएक्टेंस का, उसका मात्रक होता है सीमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RC परिपथ में प्रतिबाधा है। तो RC परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगी, RC परिपथ में प्रतिबाधा ये होती है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, किसी कैपेसिटर द्वारा एकत्र किए गए वैद्युत आवेश उस कैपेसिटर के सिरों पर आरोपित विभव या वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो इसमें ये कहा गया है कि जो आपका एक प्रकार की डेफिनेशन बोल दी गई है, इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन है, इसको लिख लीजिएगा। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका कैपेसिटिव है, कोई भी कैपेसिटर है, मतलब आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर उसमें चार्ज स्टोर हो रहा है, मीन्स उसमें जो एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है, कैसे लिखते हैं, C/2 से लिखते हैं। तो वो ये बोल रहा है इस कैपेसिटर में जो आपका एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है, तो वो उसमें कितना वोल्टेज है उसके आधार पर हो रहा है, मीन्स अप्लाइड वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती कह रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक प्रकार की डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए 23 पर। फ्रीक्वेंसी समय होती है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी और समय में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी समय का विलोम अनुपात होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और इसका मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्स होती है, और दूसरी यूनिट होती है पर सेकंड या प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड मान लो या पर सेकंड कह लो। ठीक है, तो ये है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए 24 पर। वर्गाकार तरंग होता है, तो वर्गाकार तरंग की बात करें तो वर्गाकार तरंग की जो आवृत्ति गुणांक होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है, इसको भी लिखते हुए चलेगा। ठीक है, स्क्वायरल वेव की बात करी गई है, स्क्वायरल वेव की। नेक्स्ट पर आ जाइए 25 पर। 25 में बोला गया है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वह जो छोटा होता है, मीन्स ऑप्शन में क्या कहा गया, आंसर में क्या बोला गया? आंसर में बोला गया लेकिन कैपेसिटी अधिक व 2000 माइक्रो फैरेड होता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर होता तो छोटा है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसका जो मेज़रमेंट है या फिर उसकी जो अमाउंट है, वैल्यू उसकी होती है 2000 माइक्रो फैरेड, 2000 माइक्रो फैरेड। फ्रेंड्स, एक माइक्रो में कितना होता है? एक माइक्रो में होता है 10⁻⁻�6। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 26 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है SCR का प्रयोग डैश तक विद्युत धारा AC टू DC में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो SCR है उसका प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए करते हैं, और कितने तक की? 100 एम्पियर तक की। ठीक है, इसकी रेंज है कितने तक की? 100 एम्पियर तक की, इसको नोट डाउन करिएगा, 100 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। 27 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं प्रतिरोध का विलोम कहलाता है। तो जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसका जो विलोम होता है या फिर जो इन्वर्स होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। इसको एस से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस, और ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपके रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट। जो कंडक्टेंस होता है वो हमारी ये बताता है कि कितनी कंडक्टिविटी है, मीन्स हमारी जो करंट है वो कितना स्मूथली या कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है किसी भी मटेरियल के अंदर। और रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोज करता है किसका? करंट के मार्ग में बाधा क्रिएट करता है या अपोज करता है करंट के फ्लो होने का। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे हैं एक शुद्ध प्रतिरोध टंगस्टन फिलामेंट का होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो टंगस्टन फिलामेंट का तंतु होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है? वो सिंपली आपके बल्ब में यूज़ होता है। तो यहीं पर देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बल्ब का शक्ति गुणांक इकाई है। अगर बल्ब का शक्ति गुणांक इकाई होगा प्रतिरोध, क्योंकि आपको पता है अगर रजिस्टिव लोड है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है ना, प्योरली यूनिटी है। तो यहाँ पर बोला गया है बल्ब की शक्ति गुणक इकाई है, मतलब उसका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी है। किस केसेस में यूनिटी होगा? जब उसका फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया कंडक्टेंस का प्रतीक होता है। तो कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कंडक्टेंस को फ्रेंड्स G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को G से बोल लो या S से बोल लो, दोनों से ही डिनोट करते हैं। तो आप G से लिखते हुए चलेगा, क्योंकि मोर प्रेफरेबल है, और यही हमारी कंडीशन है, यहीं पर हम इसको यूज़ करते हैं G से। R बराबर हो जाएगा आपका G। जो कंडक्टेंस है वो जो हमारा प्रतिरोध है उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, कंडक्टेंस अधिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर अधिक हो गया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। 30 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है रेजोनेंस परिपथ होता है। तो रेजोनेंस परिपथ कैसा होता है? रिएक्टेंस परिपथ होता है। कौन सा होता है? रिएक्टेंस परिपथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन रहे। कैसे लगे फ्रेंड्स, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन में आएंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट चैप्टर आपका बचा है फ्रेंड्स, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। तो वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट को हम एक बार फिर कवर करेंगे, अच्छे से उसको देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। जो हमने लेक्चर आपके छोड़ दिए हैं, मीन्स आपके 14 लेक्चर कवर कर दिए हैं, उसके बाद जस्ट उसके आगे का हम पोर्शन को कवर करेंगे, और आपके एग्जाम से पहले आपकी सारी तैयारी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर इतने अभी सिलेबस को कवर किया जा रहा है, ये देख लीजिएगा, इतने सब्जेक्ट अभी कवर हो रहे हैं। आपका फ्रेंड किसी भी ब्रांच से, किसी भी सेमेस्टर से हो तो उसके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए,
नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।